एक्सरसाइज 13.5 जो कि ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन ध्यान दीजिए कि एक्सरसाइज तो ऑप्शनल है लेकिन क्वेश्चन इससे भी एराइज होते हैं। नीचे नोट में लिखा होगा आपकी बुक में कि यह परीक्षा की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो है कि इससे एराइज होते हैं, पूछते हैं, तो इसलिए टोटल क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिएगा। जो पहला नंबर क्वेश्चन है, कह कि व्यास 3 मिलीमीटर, mm मतलब हो गया मिलीमीटर, वाले तांबे के एक तार को, एक तांबा का तार है जिसका व्यास दे दिया 3 मिलीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि एक बेलन है और इसी बेलन पर तार को लपेटा जाता है। इसी पूरा ये जो है तार, ये इस पर लपेटा रहा है, पूरा बारीकी से एकदम पूरा ढकते हुए तार को इस पर लपेटा जा रहा है बेलन पर। बेलन का व्यास दे दिया है 10 सेंटीमीटर और इसका जो लंबाई है यानी कि ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दे दिया 12 सेंटीमीटर और जो इसका व्यास है वह दे दिया है 10 सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतया ढक देता है। इसका जो वक्र पृष्ठ है ना, ये जो सामने का पोर्शन दिखाई देता है उसको टोटल को ये जो तार है वह ढक देता है। तो तार का लंबाई निकालना है और फिर उसका द्रव्यमान भी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो तार है, तार का व्यास तो पता है, टोटल सबसे पहले ना हम निकालेंगे कि तार जो है वह कितना लपेटा हुआ में कितना भाग जो है कि तार का टोटल कितना लपेटों का कितना संख्या होगा कि यह जो है कि आधार से लेते हुए और इसके जो ऊपरी तल है वहां तक पहुंच जाता है। उस टोटल लपेटों का संख्या हम निकालेंगे। अब उस लपेटों का संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये जो है कि इसका ऊंचाई तो हमको मालूम है, लिख देंगे बेलन की ऊंचाई। बारह सेंटीमीटर है और जो इसका व्यास है, व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। व्यास का ही आधा हो गया, आर 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि टोटल जो है तार का लिख देंगे, तार का व्यास दिया है, जो तार है ना वो भी मिलीमीटर में दिया है, व्यास दिया, तो आर इसका जो होगा आर वह कितना हो जाएगा? 3/2 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर दे सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से 10 से भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। जब 2 से आप 3 भाग दीजिएगा तो 1.5 आएगा, 2 से 3 भाग देने पर 1.5 आएगा, और नीचे जो एक जीरो है तो इसको और सॉल्व कर देंगे तो 0.15 सेंटीमीटर में कर दिए, क्योंकि सब यूनिट जो है वह किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। तो एक मिलीमीटर में रख के थोड़े सॉल्व करेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर दिया हम किस में? सेंटीमीटर में। अब जो तार का जो ये व्यास दिया है, तो तार अगर मान लेते हैं कि तार है, एक लपेटा अगर लगाते हैं, सिर्फ एक लपेट लगाते हैं, तो वह जो होता है कि उसका टोटल ये निकलेगा आपका परिधि। अगर तार को किसी बेलनाकार भाग पर लपेटते हैं तो वह तार का जो होगा ना वह एक परिधि होगा। जो एक लपेट लगाएंगे वह क्या होगा? उसका परिधि होगा। ले देंगे तार के एक लपेट में, एक लपेट की लंबाई, तार का जो एक लपेट होगा ना उसका लंबाई निकालते हैं 2πr। तो 2π की जगह पे अभी फिलहाल पाई ही रहने देते हैं ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा परेशानी ना हो। आर की जगह लेते हैं 0.15, तो ये 15 दूना 30, 3.0 पाई, यानी कि कितना हो गया? 3π। पंद्रह दूना 30 पाई और 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिए, तो ये हो गया 0.3 पाई। अब जो तार का जो व्यास है ना, व्यास वह उसका मोटाई होगा। अगर मान लेते हैं कि तार यहाँ से लेके और कुछ दूरी तक जाता है तो वो उसका व्यास हो गया, उसका मोटाई हो गया। तो ऐसा करते हुए ना ये टोटल बढ़ते हुए जा रहा है, 12 सेंटीमीटर तक बढ़ रहा है। तो टोटल कितना लपेटों का कितना संख्या होगा वो निकाल लेंगे। लिख देंगे कि लपेटों की संख्या
कितना टोटल लपेटाया हुआ होगा तार इसमें पूरा बेलनाकार भाग में, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया है। और जो इसका व्यास है, चूंकि व्यास जो होता है ना, जो त्रिज्या होता है वह इसका मोटाई नहीं होगा, जो इसका व्यास है ना वह इसका मोटाई होगा। तो हम उसके व्यास से भाग कर देंगे। जो ये 3 मिलीमीटर है ना, 3 मिलीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं सेंटीमीटर में, तो 0.3 आएगा। 0.3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, तो ये हो जाएगा 120/3, यानी कि 40। टोटल लपेटों का संख्या कितना हो गया? 40। अब जो नेक्स्ट निकालेंगे, क्या करेंगे कि अगर एक लपेट का, अगर हम ऐसा टोटल लपेट ना 40 लपेट हुआ होगा। अगर एक लपेट का हम लंबाई निकाल लें, अगर एक लपेट का लंबाई हम निकाल दें 2πr के हेल्प से, तो 40 में उसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल तार के लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। अब लेंगे एक लपेट में तार की लंबाई 2πr। तो यहाँ पे अब हमको एक लपेट में तार की लंबाई, जो बेलनाकार भाग था, तो तार जो लपेटेगा तो इस बेलन की टोटल त्रिज्या को एक बार में कवर करेगा। जितना बेलन का जो त्रिज्या था ना उसके अनुसार घूमेगा। तो इसलिए जब हम तार का जो एक लपेट का लंबाई निकालेंगे तो 2π और r जो है ना, r वह बेलन का जो त्रिज्या होगा उसके हम r को रखेंगे। यहाँ पे 10 दिया है ना, ये व्यास दिया है, तो हम रख देना यहाँ पे कितना? 5। तो ये 5 दूना 10 पाई। और ऐसा कितना लपेट है? 40 लपेट है। इसलिए तार की कुल लंबाई बराबर रख दे रहे हैं यहाँ पर 10 गुने पाई की जगह पर रख दे रहे हैं 22/7। और ये एक लपेट था, तो 40 लपेट में ना कुल लंबाई निकलेगा हमको। टोटल 40 लपेट में ना वह जो है कि नीचे से पूरा ऊपर तक पहुंचा है। तो इसलिए हम इसको 40 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88, 100/7। इसको जब हम भाग करते हैं तो 7 के कम 7, 7 दूना 14, 4, 7 5 35, 5 7 7 49, 1, 7 के कम 7, 3 7 4 28, इतना सेंटीमीटर जो है कि वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, आंसर में जो है कि पॉइंट के बाद नंबर नहीं दिया है, लेकिन वैसे हम उसको छोड़ भी सकते हैं। वो लगभग जो है कि वह 1257 लिख दिया है। ये आंसर भी जो है कि वह एक्यूरेट सही है। तो तार का लंबाई जो है कि वह 1257.14 लिखिए, या फिर आप इसको दशमलव के बाद जो है ना, ये जो छोटा वैल्यू है उसको आंसर में हटा दिया है, तो 1257 भी हम लिख सकते हैं। कह रहा है कि इसका घनत्व भी निकालना है, टोटल इसका द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, जबकि इसका घनत्व दे दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.88 ग्राम है। कह रहा है कि यहाँ पर पूर्णतया ढक लेता है, तो तार का लंबाई निकालिए। तार का लंबाई जो है कि वह निकल गया है। अब इसका द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे कि, तो इसका द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले ना हम तार का जो ये आयतन है उसको निकाल लेंगे। लिख देंगे तार का आयतन बराबर πr²h। पाई के जगह पे जो है वैल्यू 22/7। r, ये r किसका? तार का जो आयतन है ना, जो तार का है उसके r को रखना है। जबकि दिया है क्वेश्चन में व्यास, जब व्यास दिया है तो इसका r निकालने के लिए 3/2, लेकिन ये मिलीमीटर में दिया है, तो इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और इसी को 2 बार रिपीट कर दिए। ध्यान दीजिएगा, अगर व्यास मान लेते हैं कि दिया है व्यास यहाँ पर 3 मिलीमीटर, तो इसका जो रेडियस होगा वह 3/2 होगा ना जी, 3 का आधा हो गया 2। लेकिन मिलीमीटर में दिया है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से हम भाग कर देते हैं, तो इसलिए हम लगा दिए 3/2 अब मल्टीप्लाई 10। अब और ये जो तार का हाइट अभी हम जो निकाले थे 1257.14, हाइट यही निकला था। आप देख सकते हैं पहले का जो निकाले थे हम हाइट। अब इसको सॉल्व करके हम आयतन को निकाल लेंगे। अब इस सब को गुना करके यहाँ पे लिख देते हैं हम, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब आया ना, अब हम इसका टोटल जो है कि ग्राम में निकाल लेंगे। इसलिए द्रव्यमान बराबर जो ये आया है वैल्यू ना 88.89, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8.88 से, हम आएगा
तो ये जो है कि एक और आंसर जो है कि इसका द्रव्यमान निकालना था। ध्यान दीजिएगा, जो आपका बुक में आंसर जो दिया है ना, एक एक का जो फर्क पड़ गया है उसके लंबाई में और फिर उसके बाद से ग्राम में, वो जो है कि थोड़ा मिसप्रिंट है वहाँ पर। आपका आंसर जो है कि यही आएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, भुजा दे दिया है उसका 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और इसको इसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है जी। कर्ण है, मान लेते हैं कि एक कर्ण दे दिया है और ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला ना दो भुजा है। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला भुजा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल बन रहा है और 90 डिग्री के सामने जो ये रहता है ना भुजा, वह कहलाता है कर्ण। कर्ण के ही परितः ना जब हम घुमाते हैं तो एक शंकु का निर्माण होता है। ये शंकु का निर्माण हुआ है। 3 सेंटीमीटर यहाँ पर है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का है, और कर्ण के परितः मतलब कि चारों तरफ अगर हम घुमाते हैं तो ये जो एक निर्माण होता है, एक और शंकु का निर्माण होता है। ऊपर की तरफ एक शंकु हो गया और ये नीचे की तरफ एक शंकु बन गया है, दूसरा शंकु बन गया है। यहाँ मान लेते हैं कि नाम दे रहे हैं ए बी, यहाँ ओ दे दिए, ये सी दे दिए और यहाँ पर दे दिए डी। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तो दिया ही है और 90 डिग्री के एंगल बन रहा है। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। बेस अगर AC को ले ले तो हाइट OB को ले सकते हैं, AC मल्टीप्लाई OB। ध्यान दीजिएगा कि ये 3 सेंटीमीटर था और ये 4 सेंटीमीटर था, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। अगर हम बेस इसको ले लेते हैं, इस त्रिभुज में बेस इसको ले लेते हैं तो हाइट हो जाएगा OB। और एक समकोण त्रिभुज में एक और फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है तो बेस अगर BC को ले लेते हैं तो हाइट हम AB को भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए 1/2, बेस की जगह पे अब ले लेते हैं BC और हाइट की जगह पे ले लेते हैं AB, क्योंकि हमको यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल तभी निकल सकता है जब हमको R और H और उसके साथ साथ L भी पता हो, जबकि हमको इस क्वेश्चन से ना R पता है नहीं, जो R है ना यहाँ पर OB ये पता है नहीं, तो OB को हमको फाइंड करना है। इसलिए हम यहाँ पर एक क्षेत्रफल के लिए रख दिए 1/2 BC इंटू AB और एक क्षेत्रफल के लिए इसको बेस और हाइट मान के। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। AC की जगह पे हम यहाँ पर AC की जगह पर पहले हमको AC निकाल लेना चाहिए था, पहले AC निकाल लेना चाहिए था। AC हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये जब 3 है और 4 है ना तो AC का जो वैल्यू है आप अलग निकाल लीजिए कहीं। AC का जो वैल्यू है वह हो सकता है कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और ये 16, इसका वैल्यू जो हो जाएगा 25। अब मान निकल गया 5। हम सबसे पहले AC का वैल्यू छूट गया था निकालना, सबसे पहले आप AC के वैल्यू को निकाल लीजिएगा। पहले AC के वैल्यू को हम फाइंड कर लिए ताकि यहाँ इसका वैल्यू हम पुट कर सकें, और OB के जगह पर OB ही रहने देते हैं, क्योंकि OB का वैल्यू ही तो निकालना है जो त्रिज्या है। 1/2 से 1/2 हट गया और BC जो है, BC का जो वैल्यू है वह 4 है और AB का वैल्यू है 3 और ये 5 मल्टीप्लाई OB। अब वैल्यू निकल जाएगा OB का 4×12/5, इतना सेंटीमीटर। ये निकला वैल्यू किसका, OB का। इसको हम चाहे तो डेसिमल में बदल सकते हैं, 5 दूना 10, 4 और फिर 5/48, 2.8 सेंटीमीटर जो है ना कि ये हमारा त्रिज्या हुआ है। अब जब त्रिज्या निकल गया 2.8 सेंटीमीटर का, तो अब हमको आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे, इसलिए द्विशंकु का आयतन बराबर ये जो ऊपर वाला जो शंकु है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अब प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो यहां पे क्या करते हैं कि 1/3 पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, R1 का स्क्वायर। दोनों शंकु के आयतन को जब हम जोड़ देंगे तब हमको द्विशंकु जो ये बना हुआ है ना उसका आयतन निकलेगा।
पहले वाला के लिए लिख दिए हम R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2 दूसरे वाला के लिए लिख दिए। अब यहाँ पर R1 का वैल्यू दोनों में भी सेम होगा, इसका भी जो त्रिज्या होगा और इसका जो त्रिज्या होगा दोनों का सेम है। यहाँ लिख रहे हैं 2.8, या फिर उससे भी आसान रहेगा कि 12/5 लिख दे ताकि हमको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो यहाँ लिख रहे हैं 12/5 का स्क्वायर। H1 पहले वाला का जो हाइट है, चूंकि ये जो है कि कर्ण के चारों तरफ से ही घुमा था, कर्ण के परितः घुमाया गया था, जो दोनों है ना वह आपस में बराबर होगा। पहले वाला का जो है यहाँ पर है, पहले लिख रहे हैं इसके लिए हाइट लिख रहे हैं A1, इसके लिए हाइट लिख रहे हैं A1 और 1/3 तो पाई कॉमन निकाल दिए। फिर R2 का स्क्वायर मतलब कि 12/5 का स्क्वायर, और H2 की जगह पर लिख रहे हैं हम OC। तो फिर 1/3 पाई और ये 12 का स्क्वायर हो गया 144, कॉमन निकाल दे, दोनों का जो स्क्वायर है सेम है, इस दोनों को कॉमन निकाल दे हम यहाँ पर। तो 12 का हो जाएगा स्क्वायर 144 और 5 का हो जाएगा 25, ब्रैकेट में बच जाएगा AO प्लस OC। अब 1/3 पाई के जगह पर क्वेश्चन में दिया था 3.14, पाई के जगह पर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो भी उपयुक्त लगे ना आप उस वैल्यू को रख सकते हैं, या तो आप 22/7 रखिए या फिर 3.14 रखिए। तो यहाँ 22/7 रखेंगे ना तो 7 से ये कटेगा नहीं कोई नंबर, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पर अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 1/3 पाई के जगह पर 3.14 रख दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना कि पाई के जगह पर आपको जो उपयुक्त लगता है विधि ना मान ना उसको रख सकते हैं। आप 22/7 रखिए, 3.14 रखिए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ना कि अगर 22/7 लिखते हैं ना तो 7 से कोई नंबर कटने वाला है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 3.14 रख दे रहे हैं ताकि कैलकुलेशन और भास्ट ना हो। फिर 144/25 और मल्टीप्लाई AO प्लस OC यानी कि मिलके हो गया AC। ये आयतन निकाल रहे हैं हम, और 3.1 यहाँ पर कटा दे रहे हैं 3 से, 3 चौके 12, 3/24, तो ये हो गया 48। 3.14 मल्टीप्लाई 48/25 और AC की जब दे रहे हैं 5। अब ये 5 से कट गया 5 बार में, क्योंकि AC का वैल्यू हम पहले ही निकाल लिए थे, सबसे पहले AC का ही वैल्यू निकला था। अब ये 5 से कट गया, अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भाग कर देंगे। जब इसको हम भाग करेंगे तो 5 से 15 0 और फिर 5 से कम 5 और ये 3 हो गया, 5 7 35, 5 से कम 5, 6 7 2 बचा और फिर ये 50 25। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो होगा कि ये हमारा आयतन निकलेगा द्विशंकु का। इसके बाद क्वेश्चन में करा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो ये अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लेते हैं कि ये द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 L1 और फिर नीचे पाई R2 L2। पाई के जगह पे हम रख दे रहे हैं 3.1 पाई। यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जो रेडियस है ना, दोनों का रेडियस बराबर है, तो इसलिए हम दोनों के जगह पर ना एक कैपिटल R लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन न हो। L1 और L2 अलग अलग हैं, पाई R को कॉमन निकाल लिए तो L1 प्लस L2 बन गया। जितना मतलब कि आप इतना कॉम्प्लेक्स जो नंबर हो रहा है ना, जितना आप इसको सिंपलेस्ट कर लें, कॉमन निकाल के उसको कुछ मान रख के जितना आप इसको सिंपलेस्ट बनाइएगा ना, उतना ही आपको कैलकुलेशन करने से जो है कि वो आप बच सकते हैं। नहीं तो अगर जहाँ अलग अलग मान रखते फिर गुना करते जोड़ते घटाते कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। तो इसलिए हम R जो है दोनों का रेडियस जो है कि सेम था तो R रख दिए, पाई R कॉमन निकाल दिए, पाई के जगह पे 3.14 रख दे रहे हैं, और जो ये R है इसका BO जिसका इसका हम R निकाले थे यहाँ पर 12/5 इसका R निकाले थे 12/5, तो 12/5 लिख दे रहे हैं L1 प्लस L2। तो L1 इसका जो L1 है वह 3 है,
और L2 इसका है, ये कितना है 4। तो यहां पर देखते हैं कि 3 और 4 को जोड़ेंगे ना तो 7 हो जाएगा। 3 और 4 को जोड़ने पर 7 हो जा रहा है। तो क्यों ना हम 3.14 की जगह पर 22/7 लिख दे, ताकि हमको कटाने में जो है कि वो परेशानी न होगा। क्वेश्चन में पहले ही लिख दिए कि जहां जो उपयुक्त लगता है आपको वहां वैल्यू रख सकते हैं। तो हम 3.14 ना रख के 22/7 रख दिए। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 7 आएगा। देखिए 22/7, 12/5 और यहाँ पे 4 और 3 7। अब ये 7 से 7 कट गया। 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2, 12 दूना 24, 25, 26/5। इसको जब हम भाग करेंगे तो 50, 25, 1, 5 दूना 10, 4, 5 40। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसलिए हम उसके लिए स्क्वायर रख दिए वैल्यू यहाँ पर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कि वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक टंकी जिसके आंतरिक मापन इसका दे दिया है 150, 120 और 110। सबका सेंटीमीटर अलग अलग ना लिख के एक ही में लिख दिया है, सेंटीमीटर क्यूब है। इसका आंतरिक मापन दे दिया है इतना में, यहां पर कॉमा लग गया है, ये जो है कि अलग सेंटेंस कर रहा है, में 129600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। इसका आंतरिक मापन दे दिया है और इसके आंतरिक मापन को लेते हुए पानी का मात्रा ये दे दिया है 129600 सेंटीमीटर क्यूब। इस पानी में कुछ छिद्र वाले ईंट तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी तरह ऊपर तक भर न जाए। क्या है ना कि जब टंकी है तो उसमें पूरा पानी भरा हुआ नहीं है, और इसमें क्या करते हैं ना कि छिद्र वाला कुछ ईंटा डालते हैं उसमें, और जब ये ईंट डालते हैं तो ये क्या होता है ना कि पानी का जो मात्रा है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेता है, और जितना ईंट डाल रहे हैं वो टोटल का टोटल जो ईंट है वह 1/17 पानी जो होता है कि उसकी मात्रा को, जितना पानी का मात्रा है ना उसके 1/17 पानी को वो क्या करता है, सोख ले रहा है। यदि प्रत्येक ईंट का माप, और जो भी हम ईंट डाले थे छिद्र वाला जो ईंट था उसका माप दे दिया, लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट दे दिया है। तो कह रहा है कि कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें से पानी बाहर न बहे, मतलब कि बस वह ऊपर तक ही आके रुक जाए, पानी का जो मात्रा है वह बाहर की तरफ न निकले। इसी को बताना है कि कुल कितना ईंट हम डाले होंगे। तो यहां क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इसका आंतरिक मापन दिया है उसका आयतन निकाल लेते हैं। लिख देंगे टंकी का आयतन। एक 150 गुने 120 गुने 110, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इस तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है कि वो 1980000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 1980000 सेंटीमीटर क्यूब आया टंकी का आयतन। और यहां पर इसमें पानी का मात्रा दे दिया है, पानी का आयतन लिख दे या फिर मात्रा लिख दे, मात्रा लिख देते हैं। यहां पर जो पानी का मात्रा है वह है 129,600 सेंटीमीटर क्यूब। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंट तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी तरह ऊपर तक भर न जाए। अब जो इसमें हम ईंट डाल रहे हैं उस ईंट के संख्या को निकालना है। तो यहां मान लेते हैं कि ईंट का संख्या n, लिख देंगे कि माना ईंट की संख्या बराबर n मान लेते हैं। जब ईंट का संख्या जब n है तो n को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो ये ईंट का जो एक ईंट का आयतन है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लिख देंगे कुल ईंटों का आयतन बराबर, जब एक ईंट का आयतन दे दिया है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, जब एक ईंट का दे दिया है तो अगर हम उसमें n ईंट डालते हैं तो n ईंट का आयतन कितना होगा वो निकाल लेते हैं। लिख देंगे कि इसलिए n ईंट का आयतन बराबर n मल्टीप्लाई 22.5, 7.5, 6.5। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये n के रूप में रहेगा, n भी है यहाँ पर, n लिख रहे हैं, n सेंटीमीटर क्यूब। ये n ईंट का हम आयतन निकाल दिए। और जो इसको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर जो टंकी का आयतन था, टोटल टंकी का आयतन इतना था और उसमें पानी का मात्रा ये जो दिया है यहाँ पर इतना था, तो कितना उसमें बचा हुआ भाग था उसको निकालते हैं। जो बचा हुआ भाग रहेगा वही ना उसको ऊपर उठाना है।
जितना पानी का मात्रा मान लेते हैं कि हमको पानी का मात्रा यहाँ तक पहुँचाना है और यहीं तक है इसमें बर्तन में पानी का मात्रा, ईंटा डाल रहे हैं तो कुछ देर के बाद ये जो है पानी ऊपर तक आ जाएगा। तो कितना ऊपर तक हमको पहुँचाना है उसके आयतन को पहले निकाल लेते हैं। लिख देंगे कि बचे हुए भाग का आयतन, टंकी में बचे भाग का आयतन 1980000 माइनस 1291600। इसको घटाएंगे तो ये 0 10 में से जाकर, अब जो यहाँ पर ये बचा हुआ भाग का आयतन है, जितना टंकी में पानी का मात्रा जो बचा हुआ है, अब इसको फिल करना है, वो भी टोटल इतने ईंट की मात्रा से। तो लिख देंगे इतना अब प्लस, अब वो भी ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अगर हम जब ईंट डालते हैं ना तो अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेता है। अब जब पानी सोख लेगा तब तो वो फिर और भरने में तो और थोड़ा सा मात्रा ज्यादा लगेगा ना। ईंट डाल रहे हैं हम लेकिन पानी का मात्रा 1/17 सोख लेता है, तो इतना अब प्लस इसका 1/17 लिख देंगे प्लस में करते हुए, और जो बराबर में होगा कितना हो जाएगा, टोटल इतना n के बराबर मात्रा हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, अब इरेज कर देते हैं इसको। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जितना टोटल था बचा हुआ भाग उसमें, और जो एक ईंट का था आयतन जो कि 17 भाग उसका सोख भी लेता है, उस दोनों का जो जोड़ होगा ना टोटल उसके ईंट के आयतन के बराबर होगा। इसको हम बराबर करके अब n के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, वही जो होगा कि वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये लिख रहे हैं पहले टर्म 1096875 माइनस n/17, ये n छूट गया, अब मल्टीप्लाई 1096875, यहाँ से हम कॉमन निकाल ले 1096875, तो बचेगा यहाँ n - 1/n 17। 17 कम 17 में से n गया तो 16n हो जाएगा। तो ये जो होगा कि 1096875 मल्टीप्लाई 16n/17, और यहाँ है 185,040। n का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो लिख देंगे n बराबर, ये 17 जो है कि ऊपर चला जाएगा 185,040 मल्टीप्लाई 17/1096875 मल्टीप्लाई 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये टर्म आ गया, और इसको भाग करने पर इतना आएगा। क्योंकि ईंट का तो वैल्यू जो है कि वो पूर्णांक में तो हो नहीं सकता है डेसिमल में, तो इसलिए हम इसको लगभग लिख सकते हैं 1792 ईंट। जो ईंटों का संख्या होगा वो 1792 होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। वर्षा का जो मात्रा है दे दिया है 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल भी दे दिया, यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है किलोमीटर में, और दर्शाना है कि कुल वर्षा जो है 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि एक नदी का यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई और गहराई दे दिया है, तो 3 नदियों के ना समतुल्य जो है कि वर्षा हुआ है, दोनों का मतलब कि लगभग जो वैल्यू है कि वह बराबर है, इसी बात को बताना है। तो यहाँ क्या करते हैं कि जो ये वर्षा का दिया हुआ है मात्रा, यहाँ पर इसका मिलीमीटर सेंटीमीटर में लिख देंगे कि वर्षा जो है कि वह 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई ना टोटल, तो इसको ना जो कि h मान लेते हैं, जो वर्षा हुआ है क्योंकि क्षेत्रफल दे दिया है यहाँ पर, इसको हम h मान लेते हैं जो कि दिया है 10 सेंटीमीटर में। तो इस सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं कि मीटर में कन्वर्ट कर देते तो सही रहेगा, 10/100, ये हो गया 0.1 मीटर, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 0.1 मीटर, और क्षेत्रफल दे दिया है इसका 97280 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस किलोमीटर स्क्वायर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 97280 मल्टीप्लाई 1000 और फिर मल्टीप्लाई 1000, 2 बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से भाग करते हैं, लेकिन जब स्क्वायर में है तो 2 बार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई यहाँ पर। अब ये जो है कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए, क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, और ये ऊंचाई यानी कि गहराई जो h है वो दिया हुआ है इसका मीटर में,
तो आयतन निकाल दे रहे हैं और तब डायरेक्ट हम सबको गुना कर देंगे, लिख देंगे। इसलिए वर्षा का आयतन जो क्षेत्रफल है इसका 97280 मल्टीप्लाई 100 फिर 1000 मल्टीप्लाई 0.1, इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 है तो एक जीरो तो हट जाएगा। 0.1 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 100 हो जाएगा। ये टोटल जो टर्म लिखा है 97280, इसमें 3 जीरो ये दे दिए और 2 जीरो और दे देंगे। 3 जीरो क्यों नहीं दिए? क्योंकि एक डेसिमल के साथ हट गया है। इसका इतना मीटर क्यूब जो है ना कि ये आयतन आया। और ये भी कह रहा है कि ये जो है ना समतुल्य है कितना के, जो ये नदी है उसके टोटल पानी के ना ये समतुल्य है 3 नदी के। लिख देंगे 3 नदी का तीन नदियों का आयतन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये जो दिया है टर्म, लेकिन ये ध्यान दीजिए किलोमीटर में दिया है तो 1072 मल्टीप्लाई इसको हम कर दे रहे हैं 1000, किलोमीटर में दिया था तो फिर मीटर है 75 मीटर तो है ही, और फिर 3 मीटर है। इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा टर्म, मल्टीप्लाई करने पर इतना टर्म आएगा। जो ये आपका क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में यहाँ पर 9 लिखा था ना, ये 9 जो है कि वह नहीं रहेगा। इसके लिए हमको कितना समय लग गया इसको सॉल्व करने में, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ना कि ये 9 मिसप्रिंट कर दिया है बुक में। अगर कोई न्यू बुक में नहीं होगा तब तो कोई बात नहीं है, मेरे बुक में यहाँ पर 9 दिया था, जो कि 9 अभी हम मिलाए हैं तो 9 यहाँ पर जो है कि वो नहीं है, सिर्फ 7280 है। तो अब ये 9 को जो है कि हमको हटाना पड़ेगा यहाँ पर, ये 9 जो है कि अब वो नहीं रहेगा। तो ये आया टर्म यहाँ पर 7280000 और ये आया है 72360000 और 0 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ये जो है ना कि लगभग देखिए यहाँ पर ये 723 है और यहाँ लगभग 728 के रूप में है। दोनों सेंटीमीटर क्यूब में ही है, ये मीटर में ही है। दोनों का जो टर्म आया है वो मीटर में ही है, दोनों मीटर में भी है और दोनों का जो टर्म है कि वो लगभग बराबर है भी, लिख देंगे। इसलिए 7280000 ये समतुल्य का सिंबल होता है। ऐसे टोटल इक्विट बराबर नहीं देंगे, समतुल्य थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। 723600000, यही बात को ना दर्शाना था कि इसके समतुल्य है, जो कि ये प्रूव्ड हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर पर। कह रहा है कि टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी है और ये 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन है 10 सेंटीमीटर लंबा, और इसके ऊपर एक छिन्नक को जोड़ दिया गया है जिसका ऊंचाई मतलब टोटल मिला के इस कुप्पी का जो ऊंचाई है वह 22 सेंटीमीटर होता है। बेलनाकार भाग का व्यास दे दिया है 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे का व्यास दिया है 18 सेंटीमीटर। तो टोटल चादर का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये दो भाग से मिलकर बना हुआ है जी, एक बेलन और एक छिन्नक। सबसे पहले हम बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद छिन्नक का क्षेत्रफल को निकालेंगे। लिख देंगे कि बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हमको आर पता है। बेलन के लिए ना लिख देते हैं, बेलन के लिए एच पता है 10 सेंटीमीटर और जो आर है वो भी पता है 8 सेंटीमीटर। सॉरी आर नहीं, ये डी पता है हमको, स्मॉल डी पता है। तो आर हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर का आर हो जाएगा। और फिर ये जो ऊपर छिन्नक है जिसको फ्रस्टम भी कहा जाता है इंग्लिश में, छिन्नक में स्मॉल आर यहां पर जो दिया है वो 4 सेंटीमीटर का ही होगा। जो कैपिटल आर होगा वह 18 का आधा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट होगा, हाइट जब यहां से लेके यहां तक 10 दे दिया है तो जो एच होगा वह 22 माइनस 10 बराबर 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। टोटल 10 को ना हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमको इसका हाइट निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। और हमको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल के लिए ना एल जो है कि वह पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमको छिन्नक का एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना एल के तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं। और एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर की जगह पे लिख रहे हैं हम 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर।
9 में 4 के तो 5 का स्क्वायर 25, अब 12 का स्क्वायर हो गया 144, और जब दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे वैल्यू तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे इसलिए चादर का क्षेत्रफल, जो बेलनाकार भाग था 2πr/h, और फिर ये छिन्नक था उसका पाई r प्लस r मल्टीप्लाई l करते हैं फॉर्मूला, पाई कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 r की जगह पे स्मॉल जो r दिया है 4, और h जो दिया है इसका 10, बेलन वाला h रखेंगे, फिर r प्लस r यानी कि 9 प्लस 4, और l जो दिया निकाले यहां पर 13, 22/7, और ये 4 दूना 8 80 हो गया है, 9 4 13 13 13 169 हो गया है, और ये जो ऐड करेंगे तो 9 और 16 4 20 4 24। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 22 में 249 में, 249 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 22 से, तो 9 दूना 18 के 18 में 1 24 48 49, 8 9 4 8 9 8 17 17 1 9 1 10 4 14 1 4 1 5 5 4 7 8 22 7, इसका 49 और 1 5 7 7 7 56 1 7 दूना 14 4 और ये 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ना कि ये क्षेत्रफल चादर का होगा। बस इतना समझ लीजिए कि जिसका क्षेत्रफल निकालना था, 2 पार्ट था, बेलन था और एक छिन्नक था, फ्रस्टम था, उस दोनों के क्षेत्रफल को निकाल के हम ऐड कर दिए हैं, हमारा रिक्वायर्ड जो है आंसर निकल गया।